हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अपने YouTube चैनल एडू मंत्रा नीट पे। साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि हमने अपने क्लास 11th बायोलॉजी NCERT की शुरुआत कर दिया है। उसमें हमने बहुत सारे लेक्चर्स कर भी लिया है। उसमें अपन ने ये भी पढ़ लिया है कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। उसमें अपन ने ये भी देखा कि लिविंग का प्रॉपर्टी क्या होता है। उसमें आपने ये भी देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखने के लिए क्या यूज किया जाता है। यानी अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल वो चैप्टर समाप्त है। साथियों, जैसा कि आप सबके साथ मेरा एक वादा था कि मैं चैप्टर के अंत में PYQ सेशन लेके आऊँगा, लेकिन अब आप लोग एकदम डायरेक्टली आप लोग ये देखोगे तो ये बोलोगे कि सर आप तो बोले थे कि PYQ सेशन आएगा, लेकिन ये तो लेक्चर आ गया, ये कैसे हुआ। तो सुनो ध्यान से, देखो 1 चैप्टर पढ़ के तुम PYQ डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो। PYQ लगाने के लिए कम से कम तुमको 1 और 2 दोनों चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, तब PYQ लगेगा। मैंने PYQ को अच्छे से एनालिसिस किया है, देखा है। उसके बाद मैं इस डिसीजन पे पहुंचा हूं कि मैं 2 चैप्टर के एंड में PYQ कराऊंगा, या उतना कंटेंट अगर जब मैं दे दूंगा कि PYQ करने लायक हो जाओगे तुम लोग, तो मैं PYQ सेशन लेके तुम लोग के बीच खुद ही चला आऊँगा। तो इसमें आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज क्या पढ़ाने वाले हो सर? आज क्या पढ़ाने वाले हो? तो देखिए प्यारे साथियों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपका चैप्टर 2 में आता है और इसमें ना क्लासिफिकेशन का इन डिटेल नॉलेज है। इसमें क्लासिफिकेशन पूरे इन डिटेल के साथ बताया गया है कि कैसे कैसे टैक्सोनॉमी में कैसे कैसे टैक्सोनॉमी के आधार पर, टैक्सोनॉमी के कैरेक्टर के बेसिस पे, टैक्सोनॉमी के थ्योरी के बेसिस पे कैसे 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 करके जो है वो हमारे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अगर हमारा आपको ये कंटेंट पसंद आए, हमारा प्रयास अगर आपको ये अच्छा लगे, तो मेरे इस प्रयास को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिस आप तक पहुंच जाए और आप उसको आसानी से देख पाए। और साथ ही अगर आप सबको अच्छा लगता हो, आपके कोई दोस्त यार, साथी संगाती, सहेली जो भी हैं जो कि 11th क्लास के पढ़ना चाहते हैं, या उनको बायो में दिक्कत है, बायो में ऐसा है कि हाँ उनको समझ में नहीं आ रहा है या टॉपिक क्लियरिटी नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हो ये चैनल कि आप इस पे जाके आप देख भी सकते हो। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ में मैं शुरू करता हूँ आज के इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप सबको विदित हो साथियों, मेरा नाम है शिवम कुमार और मैं आप सबको पढ़ाने चल रहा हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन NCERT इंट्रोड्यूस किया है, तो बोल रहा है कि जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं, हम उस नेम को लिखने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। उसी प्रकार जब नेम सारे ऑर्गेनिज्म का पता चल गया हमें, जब हमें सब कुछ टैक्सोनॉमी हमें मिल गई, जब हमें ये पता चल गया कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है, तो हमारे सामने दो साथियों सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि हम ये 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज को रखेंगे तो रखेंगे कहां। इसमें सबसे पहला जो एंट्री होता है वो 384 BC के अराउंड होता है। और किसका होता है? तो एरिस्टोटल का होता है, अरस्तु का होता है। जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरे पिछले क्लास को देखा होगा, उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि एरिस्टोटल साहब जो हैं, यानी अरस्तु साहब जो हैं, ये एक अपने आप में बहुत महान वैज्ञानिक थे। लेकिन देखिए साथियों, गुण और अवगुण हर एक इंसान में होता है। हम 100 के 100% गुणी नहीं हो सकता और आपके अंदर 100 के 100% अवगुण नहीं हो सकते। हमारे अंदर दोनों जो है समान मात्रा में होंगे। जितना मेरे पास हो सकता है गुण हो, उतना ही अवगुण हो। इन बेचारे के पास भी गुण भी था, लेकिन इनके पास अवगुण भी था। अब अवगुण क्या था? तो ये ना बहुत ही हाइपोथेटिकल बात बोलते थे।
बहुत ही हाइपोथेसिस देते थे, बहुत हाइपोथेटिकल बातें, कल्पनाएं बहुत ज्यादा इनकी हाई थी, कल्पनाएं सोचने की, कल्पना करने की लेवल बहुत हाई थी। सोचते बहुत ज्यादा थे। इन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या बोल रहे हैं। बस इन्हें इतना पता था कि इस धरती पे लोग मौजूद हैं जिनके पास साइंस का कोई ट्रेस नहीं है। मैं इनको जो बताऊंगा ये वो मानने के लिए रेडी है। और ऐसा ही लोगों के साथ था मेरे भाई। लोग के पास भी अपना कोई लॉजिक नहीं था, बताने वाला नहीं था। तो अच्छा ये होता है क्या, एक दो चमत्कार दिखा दिए। तो इनकी जो थ्योरी थी वो ज्यादातर फैक्ट के आधार पर नहीं थी। यानी हमारे जो एरिस्टोटल साहब थे वो हाइपोथेटिकल थे, एनालिस्ट या फैक्ट पे बात करने वाले नहीं थे। एनालिस्ट या फैक्ट पे बात करने वाले नहीं थे, वो थे हाइपोथेटिकल। अब भैया जी बहुत बड़ा लफड़ा है, इन्होंने हाइपोथेटिकल आपने इनको क्यों कहा। तो जब मैं इनका क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको पता चल जाएगा कि भाई इस इंसान को हाइपोथेटिकल क्यों बोल रहा हूं। साथियों भले ही हाइपोथेटिकल या कुछ भी हो, इनकी कुछ बातें सत्य भी हुई है। हाइपोथेसिस में बोलने के दौरान इनकी कुछ बातें सत्य भी हुई है, और इसीलिए इन्हें शायद फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहा जाता है। बायोलॉजी के जनक भी कहा जाता है और जंतु विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। इनको जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक रहे हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी भी रहे हैं और फादर ऑफ जियोलॉजी भी रहे हैं। अब इनका जो क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इन्होंने जो है एनिमल को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया, जो कि पूरे के पूरे हाइपोथेसिस पे बेस्ड था। पहला इनका जो क्लासिफिकेशन था उसका नाम था रेड ब्लडेड एनिमल, और दूसरा जो इनका हाइपोथेसिस था नॉन रेड ब्लडेड एनिमल। पहला जो इनका हाइपोथेसिस था उसमें इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं उनका नाम है रेड ब्लडेड, यानी जिनके अंदर लाल रक्त पाया जाता है, रेड ब्लड पाया जाता है, उन्हें रेड ब्लडेड में रखा। जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जाता है उन्हें नॉन रेड ब्लडेड में रखा। भाई ये क्या लॉजिक है यार। मैं तो मतलब हालांकि बाद में साइंटिस्ट को पता चला ये सब बात, लेकिन मैं तो ये सोच के हैरान हूं सोचो उस समय लोगों पे क्या बीतती होगी कि कहा जाता है होगा कि अगर आप रेड ब्लडेड नहीं है तो आप सबसे बड़े पापी हैं। डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ब्लड के आधार पे, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन शो किया जाता है ब्लड के आधार पे, और इनको गलत करने वाला कोई माई कलाल नहीं था। एक इंसान इनको चैलेंज किया भी तो वो प्लांट के सेक्शन में किया, एनिमल के सेक्शन में नहीं किया। अभी मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन एनिमल किंगडम में मेरे साथियों इनके जब तक लिनियस साहब नहीं आए तब तक इनके ऊपर बहुत फेथ था लोगों का। इतना फेथ था लोगों का इन पे कि लोग इनके लिए मतलब आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। और क्या बताऊं यार, कहने में भी मुझे अजीब लग रहा है कि आजकल के बच्चों को मैं देख रहा हूं। देखिए गुरु भक्ति अच्छी बात है, गुरु भक्ति अच्छी बात है। गुरु भक्ति आप कीजिए किसी भी गुरु से। मैं भी गुरु से पढ़ा हुआ हूँ, नॉर्मल गुरु से नहीं, मैं भी एक ऐसे गुरु से पढ़ा हुआ है जिनको अपने विषय के अंदर बहुत ही गहन नॉलेज था। मुझे लगता है ऐसा कि उनके पास बहुत अधिक नॉलेज था। लेकिन गुरु के अंधभक्त मत बनिए, गुरु भक्त बनिए, गुरु के अंधभक्त मत बनिए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि आप अंधभक्त मत बनिए, भक्त बनिए।
आजकल के बच्चे जो हैं, टीचर उन उन क्या दो इमोशनल बात क्या किए, टीचर दो इमोशनल बोल क्या बोल दिए। आजकल के बच्चे, आजकल के जनरेशन के अंदर पता नहीं है क्या हो गया है, वो एकदम से लेके पड़े हुए हैं। अरे यार इस टीचर ने ये बोल दिया, ये किसकी औकात क्यों हुई। अरे भाई पहले पढ़ तो लो यार कि वो टीचर बोला है तो किस आधार पे बोला है, और टीचर टीचर का मामला है, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारा कैरियर है, तुम अपना कैरियर क्यों खराब कर रहे हो। तो इस पे मुझे लगता है कि बच्चों को ध्यान देना चाहिए इस पे। मैं तो उतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, एक छोटा सलाह के रूप में मैं आप सबको ये एडवाइस दिया हूँ कि आपको उन सब बातों से हटके, क्योंकि वो टीचर टीचर एक ही रहेंगे, आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। तो इनको मानने वाले लोग अधिक थे, तो इनकी थ्योरी बहुत, मतलब ये हाइपोथेसिस बहुत लंबे समय तक चला। अब एंट्री होता है इन्हीं का प्लांट के सेक्शन में। प्लांट के सेक्शन में जब लोगों ने इनसे बात की तो इन्होंने कहा चलिए भैया प्लांट को भी हम 3 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। इन्होंने प्लांट को भी 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया। पहला ग्रुप का नाम दिया इन्होंने हर्ब्स, दूसरा ग्रुप का नाम दिया इन्होंने सब्स, और तीसरा का नाम दिया इन्होंने ट्री। नाम तो इन्होंने दे दिया। इन्होंने बोला कि जो सबसे छोटे हैं, स्मॉल प्लांट है, उसको रखो हर्ब्स में। जो उससे बड़े हैं जैसे रोज, मैरीगोल्ड, इनको रखो किस में, सब्स में। ट्रीज में बोला इन्होंने टॉल एंड बिग प्लांट, बड़े और लंबे प्लांट को कहां रखो तुम, ट्री में रखो जिसके ट्रंक मोटे मोटे हैं। भाई इसका कोई लॉजिक नहीं था, परमानेंट कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन था बहुत दिन तक चला, एक ओहदे तक चला है इनका क्लासिफिकेशन। लेकिन उसके बाद आती है 287 BC। देखो ये बाद वाला है, ये पहले वाला है। चूंकि ये ईसा मसीह के जन्म से 384 साल पहले है और ये ईसा मसीह के जन्म से 287 साल पहले है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बड़ा है, सॉरी ये छोटा है, ये बड़ा है। ये समय, ये काल, ये समय छोटा है, यानी इसके अरिस्टोटल के बाद ये आए हैं। इस देख के कंफ्यूज मत होना। चलिए, तब आता है थियोफ्रेस्टस क्लासिफिकेशन। अब ये थियोफ्रेस्टस कौन थे भाई साहब? इस बंदा के पास था रियल फिलॉसफी। इस बंदा के पास रियल फिलॉसफी था। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं ये फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। और यही नहीं, फर्स्ट प्लांट बुक हिस्टोरिया प्लांटेरिया, फर्स्ट प्लांट बुक हिस्टोरिया प्लांटेरिया रिटन बाय थियोफ्रेस्टस। पहला प्लांट बुक थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखा गया है और ये बंदा अपने आप में फादर ऑफ बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान का पिता। और साथ ही इनको फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, यानी पुराने टेक्सोनॉमी के पिता, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के लिनियस है, एंशिएंट टेक्सोनॉमी के थियोफ्रेस्टस है। और पहला फैक्ट के आधार पर क्लासिफिकेशन देने वाला बंदा यही था। लेकिन इन्होंने अरस्तु को चैलेंज तो दिया, लेकिन चैलेंज कहां दिया? तो चैलेंज दिया प्लांट में कि साहब अब आइए हमसे समझिए। आप रोज को हब्स में रख दिए, सॉरी रोज को सब्स में रख दिए, मैरीगोल्ड को सब्स में रख दिए, बेसिल को सब्स में रख दिए। अच्छा, कोरिएंडर मिंट को आप हर्ब्स में रख दिए, मैंगो को ट्री में रख दिए,
प्यारे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया करके अरस्तु साहब हमको ये बता दीजिए कि ब्रासिका को हम कहाँ रखें, अड़हुल को कहाँ रखिएगा, चिंचोना को कहाँ रखिएगा। फेल हो गए अरस्तु साहब। इन्होंने मिडिल का रास्ता निकाला, बोला साहब जी प्लांट के ग्रोथ और हैबिटेट के अकॉर्डिंग, प्लांट के ग्रोथ और हैबिटेट के अनुसार हम प्लांट को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला ले लीजिए आप ट्री, दूसरा ले लीजिए शॉप्स, तीसरा लीजिए आप अंडर शॉप्स, जो शॉप्स से छोटे हैं लेकिन हर्ब्स से बड़े हैं, उनके अंदर हर्ब्स का गुण नहीं है तो शॉप्स का गुण, लेकिन हाइट उनका छोटा है तो आप उनको अंडर शॉप्स में रखिएगा। और चौथा ले लीजिए आप हर्ब्स के बारे में। ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन था थियोफ्रेस्टस का, बट इन्होंने एनिमल के बारे में कोई आइडिया नहीं दे पाया, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने प्लांट की बात की है थियोफ्रेस्टस ने। तो एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस। अब इसके बाद एंट्री होती है हमारे लिनियस साहब की। और लिनियस साहब ने पहला किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसका नाम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या कहता है आपसे। अब आते हैं टैक्सोनॉमिकल हिस्ट्री के तीसरे नंबर के क्लासिफिकेशन पे। और तीसरा क्लासिफिकेशन जो था साथियों सबसे ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन था। मैं सबसे ऑथेंटिक इसलिए कह रहा हूं कि यह पहला ऐसा क्लासिफिकेशन था जिसके पास अपना सिनोनिमियल प्रूफ था। इसे देने वाले व्यक्तित्व का नाम कैरोलस लिनियस था। और एक फैक्ट की बात बताऊं, कैरोलस लिनियस का नाम कैरोलस लिनियस नहीं था, कार्ल ओल लिन था। कैरोलस लिनियस का बचपन का नाम कार्ल ओल लिन था, लेकिन ये बंदा सोचो कि साइंस से इतना प्रभावित था, इतना मगरूर था साइंस से कि लैटिन भाषा में अपना नाम बदल के कैरोलस लिनियस कर लिया। ऐसा आदमी थे ये। इनका जो क्लासिफिकेशन का टाइम था 1707 से 1778 के आसपास में था। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम भी कहा जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, बाइनोमियल सिस्टम के इनको फादर कहा जाता है। और इन्होंने फर्स्ट टाइम में किंगडम क्लासिफिकेशन यानी फर्स्ट टाइम कोई किंगडम के बेसिस पे क्लासिफाइड किया तो वो थे लिनियस। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कि फर्स्ट टाइम में किंगडम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उस क्लासिफिकेशन का नाम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग एनिमेलिया, प्लांटी, ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स। इन्होंने क्या किया, प्लांट के अंदर 2 टाइप में क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को। पहला किया एनिमेलिया में और दूसरा किया प्लांटी में। एनिमेलिया में पूरे एनिमल को रखा, प्लांटी में पूरे प्लांट को रखा। अब इनके किंगडम की मेरिट देखते हैं। तो सबसे पहला इनके किंगडम का अगर कोई मेरिट निकल के आता है, वी डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। इनका पहला इनके क्लासिफिकेशन में अगर पहला कुछ निकल के आता है तो इनके क्लासिफिकेशन के कारण ही हम प्लांट और एनिमल के बीच में डिफरेंशिएशन समझ पाए, पहला। दूसरा फायदा निकल के आता है, इट इज सुटेबल किंगडम क्लासिफिकेशन। दोस्तों किंगडम क्लासिफिकेशन, बहुत बढ़िया। यहाँ तक हमने देखा कि
पहला तो प्लांट और एनिमल के बीच डिफ्रेंशिएट कर पाया, दूसरा सूटेबल किंगडम क्लासिफिकेशन था। 2 फायदा इनसे दिख गया। तीसरा फायदा ये था कि हम लोग डिटेल स्टडी कर पाए, प्लांट का अलग एनिमल का अलग। चलिए अब जरा डिमेरिट की बात कर ले, क्योंकि मैंने कहा जहां मेरिट होगा वहां डिमेरिट भी बनेगा। तो डिमेरिट इनके क्लासिफिकेशन में ये कहा गया कि ही कैन नॉट गिव suitable position of microorganism and algae। ये जो है ये सुटेबल पोजीशन नहीं दे पाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एल्गी के बारे में। ही कैन नॉट डिफाइन द सेलुलर स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है? प्लांटी और एनिमेलिया में तो इन्होंने टूर दिया, लेकिन इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करने का कोई बेसिक प्रूफ नहीं था। दूसरा, अगर आप प्लांटी और एनिमेलिया में रख दिए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप कहाँ रखिएगा? एल्गी को कहाँ लेके जाइएगा? है कि नहीं है? एल्गी वायरस कहाँ रखिएगा? वायरस को आप, तो यहाँ पे ये फेल हो गए। दूसरा, इनके पास सब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जिसके पास भी न्यूक्लियस कुछ भी है, यार आओ तुम एनिमेलिया में आओ। प्लांट है, ग्रीन है, उसको प्लांटी में रख दिए। इसका मतलब किंगडम क्लासिफिकेशन कुछ हद तक ठीक था, लेकिन मतलब उतना सुटेबल, पूरा सही, करेक्ट नहीं था। ये था लीनियस का कंप्लीट क्लासिफिकेशन। इसके मेरिट और डिमेरिट भी हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये वीडियो थोड़ा छोटा इंट्रोडक्टरी वीडियो था तो इसीलिए छोटा है ये वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन। उसके बाद बात करेंगे अभी तक सबसे मोस्ट माना जाने वाला क्लासिफिकेशन RH विकटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तब हम लोग मूव करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पे, तब हम लोग उसको चैप्टर को डील करते हुए आगे चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैंने अभी तक जितने चीज़ों को समझाया है आप सबको समझ में आया होगा, आप सबको इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर इसमें आपको कोई परेशानी दिखे, अगर आपको लगे कि नहीं ये पॉइंट यहाँ ये नहीं हो कि ये हो सकता है, या आपको ऐसा लगे कि हाँ ये कुछ मिसिंग है या कुछ है या नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं साथियों। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। और अगर उससे भी समस्या उससे भी गहरी है तो जाइए मेरे अबाउट में मेरा नंबर दिया हुआ है, अबाउट से मेरे नंबर को निकालिए और मेरे नंबर पर डायरेक्ट आप मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं कि सर ये ऐसे आपने इस वीडियो में बताया है, आप बताइए कि इसका क्या होगा। मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये चीज़ कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।